नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं वोट प्रपंच। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। पांडे आखिरकार जेडीयू के हो ही गए। जी हां, खुद को रॉबिनहुड कहलाने वाले गुप्तेश्वर पांडे ने खादी धारण कर लिया तो गले में जेडीयू का अंगवस्त्र पहनकर। सो अब पांडे जी नेता बन चुके हैं। लेकिन बिहार की राजनीति में जैसे ही कोई अपना भाग्य आजमाने उतरता है तो सबसे पहले जनता उसकी जाति जानना चाहती है। सो पांडे जी को बिहार की सियासत में जाति की कसौटी पर भी कसा जाने लगा है। माना जा रहा है कि पांडे जी को ब्राह्मण चेहरे के तौर पर पेश करने की रणनीति है। लेकिन सवाल है कि क्या पांडे जी ब्राह्मणों के 6% वोट दिला पाएंगे? सवाल यह भी कि अब तक बिहार की सियासत में ब्राह्मणों की क्या भूमिका रही है। आज वोट प्रपंच में ब्राह्मण। वीआरएस लेकर जेडीयू में आखिरकार गुप्तेश्वर पांडे शामिल हो गए। पार्टी में शामिल होते ही उनकी जाति के बहाने विरोधियों ने सियासत भी शुरू कर दी है। जेडीयू बीजेपी पर ब्राह्मणों की उपेक्षा के आरोप विपक्ष लगा रहा है तो एनडीए सफाई दे रहा है। खाकी वर्दी पहनकर रॉबिनहुड के अवतार में नजर आए गुप्तेश्वर पांडे का ये खादी वाला अवतार है। लाल बंडी और गले में जेडीयू का अंगवस्त्र और इसी के साथ पांडे जी जेडीयू के हो गए। एक दिन पहले जेडीयू दफ्तर में जाकर सीएम नीतीश से मिले और अगले दिन औपचारिक तौर पर जेडीयू में शामिल हो गए। नीतीश कुमार ने जेडीयू का अंगवस्त्र पहनाकर पार्टी में औपचारिक एंट्री दिलाई। जेडीयू में शामिल होते ही गुप्तेश्वर पांडे का बक्सर से चुनाव लड़ना भी तय माना जा रहा है। जेडीयू में शामिल होने के बाद गुप्तेश्वर पांडे का नेता वाला अंदाज भी नजर आया। कुमार जी जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने हमें पार्टी ज्वाइन कराया, प्राथमिक सदस्यता दिलाई। मैं शुरू से ही उनसे प्रभावित रहा हूं कि गुप्तेश्वर पांडे जी जहां भी 15 वर्षों के शासनकाल में जहां भी सांप्रदायिक तनाव जैसी स्थिति पैदा करने की कोशिश की, वहां गुप्तेश्वर पांडे जी ने जाके सांप्रदायिक सद्भाव बनाया और सांप्रदायिक सद्भाव को कायम किया। इसलिए गुप्तेश्वर पांडे जी एक सक्षम पदाधिकारी, एक टैक्टफुल अधिकारी के रूप में जाने जाते रहे और आज से राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इनको सदस्यता दिलाई। आज से ये जनता दल यूनाइटेड परिवार के एक सदस्य के रूप में आज से शामिल हो गए हैं। गुप्तेश्वर पांडे को आनन फानन में जेडीयू में शामिल कराने के पीछे नीतीश की ब्राह्मणों को गोलबंद करने की रणनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है। यही वजह है कि विपक्ष जहां जेडीयू बीजेपी पर ब्राह्मणों की अनदेखी का आरोप लगाकर हमलावर है तो एनडीए सफाई देने में जुटा है। वैसे लोगों के लिए जेडीयू पार्टी बनी ही नहीं है। मेरे दृष्टिकोण में तो उनके लिए और भी विकल्प बिहार में मौजूद है। लेकिन कोई भी ब्राह्मण व्यक्ति, कार्यकर्ता, व्यक्तित्व आज के डेट में अगर उस पार्टी का दामन थामता है जिस पार्टी ने सत्ता में रहते हुए न तो ब्राह्मणों के हितों में कोई काम किया है, न मिथिलांचल के लिए कोई काम किया है, तो ऐसी सूरत में जहां मिथिलांचल की एक बड़ी निर्णायक भूमिका होने वाली है अगले चुनाव में, मुझे नहीं लगता कि गुप्तेश्वर पांडे जैसे लोग जेडीयू में कुछ ज्यादा कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। लेकिन एनडीए की सरकार ने ब्राह्मण समाज के साथ जो धोखा किया है, केंद्रीय कैबिनेट में भी उचित प्रतिनिधित्व नहीं दिया है। बीजेपी के बड़े नेता हैं आदरणीय श्री अश्विनी कुमार चौबे जी, उनको भी राज्य मंत्री बनाकर रखा है। तो अब ब्राह्मण समाज बिहार का ये जानना चाहता है कि जिस बीजेपी के साथ ये समाज जी जान से लगा रहा, उनकी भी उपेक्षा हुई। अब पूर्व डीजीपी को शामिल करा के वो भरपाई करने का प्रयास एनडीए के लोग कर रहे हैं, इसमें वो कामयाब नहीं होंगे। जहां तक ब्राह्मण वोट की बात करते हैं तो एनडीए और खास करके भारतीय जनता पार्टी समाज के सभी वर्गों का, चाहे अगड़ी जाति हो, पिछड़ी जाति हो
दलित हो, महादलित हो, अत्यंत पिछड़े वर्ग के हो, सभी समाज के लोगों का वोट लेती है और सबों के लिए काम। बिहार चुनाव में ब्राह्मणों को साधने के पीछे अगर सियासत है तो इसके पीछे वजह भी है। बिहार में आंकड़ों में सबसे बड़ी आबादी ब्राह्मण समुदाय की है। सूबे में करीब 6% ब्राह्मण मतदाता हैं, जो करीब 2.5 दर्जन विधानसभा सीटों पर हार जीत तय करते हैं। मौजूदा समय में बिहार में ब्राह्मण समुदाय के 10 विधायक हैं। सूबे में सबसे ज्यादा 4 ब्राह्मण विधायक कांग्रेस से हैं। इसके बाद बीजेपी से 3, जेडीयू से 2 और आरजेडी से महज 1 विधायक हैं। बिहार में ब्राह्मण सियासत का दुर्ग मिथिलांचल माना जाता है। मिथिलांचल के दरभंगा, मधुबनी, झंझारपुर, सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर के अलावा सुपौल, सहरसा और चंपारण जिले की ज्यादातर विधानसभा सीटों पर ब्राह्मण निर्णायक भूमिका में है। मधुबनी से बेनीपट्टी होते जो सड़क सीतामढ़ी की तरफ चली जाती है, उसी सड़क के किनारे बसा है गांव सौराठ, जहां कभी मैथिल ब्राह्मणों की प्रसिद्ध वैवाहिक सभा लगती थी। एक दौर में यहीं से मैथिल ब्राह्मणों की सियासत बुलंद होती रही है। मिथिलांचल में राजनीतिक पार्टियां ब्राह्मणों के समीकरणों को देखते हुए अपने टिकटों का बंटवारा करती रही हैं। हालांकि अब ब्राह्मणों की अनदेखी के आरोप सियासी दलों पर लगते रहे हैं। मौजूदा दौर में सभी पार्टी में ब्राह्मण चेहरे तो हैं, लेकिन इक्के दुक्के। आरजेडी ने मनोज झा को राज्यसभा सांसद बनाकर ब्राह्मणों को साथ रखने का संदेश दिया। इसके अलावा शिवानंद तिवारी को अपने साथ रखा है। वहीं बीजेपी के पास ब्राह्मण चेहरे के तौर पर मंगल पांडे और अश्वनी चौबे जैसे नेता मौजूद हैं, तो जेडीयू के पास ब्राह्मण नेता के तौर पर संजय झा है और अब गुप्तेश्वर पांडे भी एक प्रमुख चेहरा है। वहीं कांग्रेस में मदन मोहन झा ब्राह्मण चेहरा माने जाते हैं और बिहार में पार्टी की कमान उन्हीं के हाथों में है। इसके अलावा पूर्व सीएम भागवत झा आजाद के बेटे और पूर्व सांसद कीर्ति झा आजाद भी अब कांग्रेस के साथ हैं। साथ ही एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा भी कांग्रेस से हैं। बहरहाल इस बार के चुनाव में देखना होगा ब्राह्मणों का रुझान किसकी तरफ होता है। साथ ही टिकट बंटवारे में ब्राह्मणों के प्रतिनिधित्व पर नजरें टिकी रहेंगी। रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मंडल की राजनीति के बाद बिहार के राजनीति में ब्राह्मण भले ही साइडलाइन हो गए हों, लेकिन मिथिलांचल के क्षेत्र में ब्राह्मणों की आबादी इतनी ज्यादा है कि किसी भी राजनीतिक दल के हार या जीत का फैसला करती है। यही कारण है कि राजनीतिक दल जब भी उम्मीदवार अपने खड़े करते हैं तो एक ब्राह्मण चेहरा को जरूर लाने की कोशिश करते हैं। कैमरा पर्सन राजू के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। वैसे गुप्तेश्वर पांडे बिहार में ब्राह्मणों के बीच एक साफ सुथरा चेहरा बन सकते हैं। इस रणनीति के तहत भी उन्हें पार्टी में शामिल किया गया है। साथ ही भूमिहारों में भी उनकी पैठ मानी जाती है। इसके अलावा नरसंहार रोकने और दंगा रोकने को लेकर उनके काम की वजह से भी वो नीतीश की पसंद बने हैं। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे रॉबिन हुड बिहार गए। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे रॉबिन हुड बिहार गए। साम दाम दंड भेद करके देते न्याय है। दोषियों का काल बन के पांडे जी आए हैं। मुजरिमों में ऐसा ना खौफ कभी हुआ होगा। रॉबिन हुड पधारे हैं, इलाका धुआं धुआं होगा। खुद को बिहार के रॉबिन हुड बताने वाले गुप्तेश्वर पांडे सियासी मैदान में अब उतरने को तैयार हैं। शनिवार को जेडीयू दफ्तर में सीएम नीतीश से मुलाकात के बाद बक्सर से जेडीयू का टिकट मिलने का आश्वासन भी मिल चुका है। बक्सर से पांडे जी अब जीत की सीटी बजाने की तैयारी करेंगे। लेकिन सवाल है कि चुनाव से ठीक पहले वीआरएस लेने वाले पांडे जी को नीतीश कुमार ने तुरंत हाथों हाथ क्यों अपने पाले में ले लिया। तो इसके पीछे एक बड़ी वजह है गुप्तेश्वर पांडे जी का पांडे यानी ब्राह्मण होना। वैसे भी बिहार की राजनीति में जैसे ही कोई अपना भाग्य आजमाने उतरता है तो सबसे पहले जनता उसकी जाति जानना चाहती है। ब्राह्मण जाति से आते हैं गुप्तेश्वर पांडे। ब्राह्मणों के बीच एक साफ सुथरा चेहरा बन सकते हैं गुप्तेश्वर पांडे। भूमिहारों के बीच भी गुप्तेश्वर पांडे की मानी जाती है पकड़। नौकरी के दौरान गुप्तेश्वर पांडे ने भूमिहार बाहुल्य इलाकों में ड्यूटी की। इस दौरान इन इलाकों में क्राइम कंट्रोल के लिए जाने जाते हैं। बतौर एसपी भूमिहार बाहुल्य बेगूसराय और जहानाबाद में इनका कार्यकाल चर्चित रहा। बेगूसराय में एसपी रहते हुए करीब 42 एनकाउंटर हुए। जहानाबाद में भी नरसंहार को लेकर कड़ी कार्रवाई की थी। इसके अलावा गुप्तेश्वर पांडे की पैठ दलितों में भी मानी जाती है। वीआरएस लेने के बाद सोशल मीडिया पर बात करते हुए गुप्तेश्वर पांडे ने उन नरसंहारों का जिक्र कर ये जताने की कोशिश भी की थी कि उनके ही कारण कितने नरसंहार को टाला जा सका और कैसे उन्होंने सवर्णों और दलितों को गोलबंद किया।
अय्यारा गांव जो आज अरवल जिला में पड़ता है वो जहानाबाद का पार्ट था। एक बारात पार्टी पर 7 बजे शाम में हमला होता है, 13 लोग मारे जाते हैं और मुझे उसी दिन औरंगाबाद से अकेला ट्रांसफर करके जहानाबाद कहा जाता है, 2 घंटे में पहुंचे जहानाबाद में। अब ये जो घटना हुई इसकी प्रतिक्रिया में एक बड़ा जनसंहार हो सकता है और मैं ये 2 घंटे में दौड़ा करके जहानाबाद भेजा गया। 1 साल रहा, एक भी कोई जनसंहार नहीं हुई। गांव गांव में घूमता, दलितों के गांव में, शोषितों के गांव में, वंचितों के गांव में, सवर्णों के गांव में, दबंगों के गांव में, सबके चौपाल पर, सबके दरवाजे पर जाकर के हाथ जोड़ जोड़ करके पूरे जिले को गलबंद किया। हर गांव के लोगों को, हर जात के लोगों को तनाव हुआ। कहीं भी किसी भी जिले में, चाहे वहां मैं एसपी रहा हूं या ना रहा हूं, मुझे ही सरकार क्यों उतारती है, भेजती थी। हेलीकॉप्टर से उतार दिया जाता था या गाड़ी से भेज दिया जाता था। मुझे, मेरे साथ कोई कमांडो, अतिरिक्त बल कुछ भी नहीं भेजा जाता था, अकेला। ऐसा नहीं है कि राज्य में ब्राह्मण भूमिहार जात के विधायक सांसद नहीं हैं, लेकिन उनमें से कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो जिसे लंबे वक्त के लिए राज्य स्तर का नेता माना जाए। ऐसे में चर्चा शुरू हो गई है कि क्या गुप्तेश्वर पांडे फॉरवर्ड समाज, खासकर ब्राह्मण समाज का साफ सुथरा चेहरा बन पाएंगे, क्योंकि गुप्तेश्वर पांडे पूरी नौकरी के दौरान बिहार के बाहुबलियों और अपराधियों के जानी दुश्मन बने रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। लेकिन ब्राह्मण बिहार में पिछले 3 दशकों से हाशिए पर चले गए, आखिर क्यों? बताएंगे बस थोड़ी ही देर में, आप रहिए हमारे साथ। और अब देखते हैं आज के बयान बिहारी आज के कौन कौन हैं और किस तरह के बयान उन्होंने दिया है। सुनिए और समझिए कि क्यों जारी है नेताओं के बीच जुबानी जंग। चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने 7 निश्चय योजना के दूसरे पार्ट की चर्चा कर दी तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी कहां चुप रहने वाले थे। कह दिया कि यदि जनता ने मौका दिया तो कैबिनेट की पहली ही बैठक में 10 लाख नौकरियां निकाल कर दिखा देंगे। सुनिए बयान बिहारी तेजस्वी जी को। मैं बिहार के नौजवानों, युवाओं से ये कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीय जनता दल को मौका मिलेगा, जब सरकार बनेगी तो पहला कैबिनेट मीटिंग जो होगा, पहला जो कैबिनेट मीटिंग होगा, पहले दस्तखत से लगभग 10 लाख नौकरियां निकाली जाएंगी। पहले युवाओं की याद नहीं आई जब खुद की पार्टी की सरकार 15 सालों तक सत्ता पर काबिज थी। खैर, तेजस्वी के सपने को पलीता लगा रही है कांग्रेस, जिसने साफ कर दिया है कि सम्मानजनक सीटें नहीं मिलने पर गठबंधन से अलग भी चुनाव लड़ सकती है। एक और बयान बिहारी को सुनिए कि कांग्रेस का कार्यकर्ता और प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रमुख रूप से यही एक आग्रह है कि अगर सम्मानजनक समझौता होता है तब तो हम करें, अन्यथा प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने अपने आप को तैयार रखा हुआ है कि अगर ऐसी कोई चुनौती आती है तो हम अन्य सब छोटे घटकों के साथ, उनके साथ मिलकर, हम जो बीजेपी के विरोध में है, एनडीए के विरोध में है, उनको एकत्रित लाकर हम चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस को ऐसी ही नसीहत बीजेपी की ओर से भी दी जा रही है। सुनिए बयान बिहारी राम कृपाल यादव को। अरे कांग्रेस देश के विपक्ष में है और वो भीख मांग रहा है, लड़ना चाहिए और लोगों को अपनी हैसियत बताना चाहिए। मतलब ये कि सत्ता की लड़ाई तो वाकई दिलचस्प होने वाली है। तो बस यूं ही देखते जाइए नेताओं की लड़ाई और समझते जाइए कि कौन किस पर भारी पड़ने वाला है। अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बुजुर्गों, भाइयों, बहनों, दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। विधानसभा चुनाव से पहले अशोक चौधरी को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। अशोक चौधरी को प्रदेश जेडीयू का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। अशोक चौधरी लगातार विधानसभा चुनाव में पार्टी की रणनीति को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ काम करते रहे हैं और अब उन्हें पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। अशोक चौधरी जो मंत्री रहे हैं उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है और जदयू संगठन के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं। हमारे साथ अशोक चौधरी खुद शामिल हैं। सर, आपको सबसे पहले तो आपको
बहुत बधाई इस पद के लिए। क्या कहेंगे, आपको क्या भूमिका मिली है? नहीं, माननीय नेता ने फ़ोन पर दूरभाष पर सूचना दी और वशिष्ठ बाबू भी दिल्ली से फ़ोन किए थे और उन्होंने जानकारी दी कि प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेवारी आपको सौंपी जा रही है। हम समझते हैं कि चुनाव के समय में नीतीश जी के नेतृत्व में काम करना सौभाग्य की बात है। कांग्रेस के हम 5 साल 4.5 साल अध्यक्ष रहे हैं, कि हमारा अपना अनुभव है, तो हम समझते हैं कुछ अनुभव का हम लाभ पार्टी को यहाँ पर दे पाएंगे और संगठन को चलाने में तो किसी जात बिरादरी से धर्म से कोई मतलब नहीं था। संगठन को तो सभी लोगों को लेके चलना पड़ता है। हमारा तो अपना हम लोगों का टारगेट है कि हम 200 पार करें एनडीए का सीट बिहार में, और उसके लिए प्रयास करेंगे, उसके लिए मेहनत करेंगे, जो संभव हो सकेगा, जो नेता का दिशा निर्देश होगा उसका अनुपालन करें।